हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी टेल्स। चलिए, जैसा कि हमने अनाउंस किया था इंग्लिश के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कि हम इंग्लिश की क्लासेस लाने वाले हैं, तो आपके लिए पहला चैप्टर, पहली क्लास इंग्लिश की आ चुकी है, डिफरेंट अप्रोचेस एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको हिंदी में इसे नरेट करते हुए बताऊंगा, जितना हो सकेगा हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि सर हिंदी में ज़रूर समझाइएगा, ठीक है। और मैंने इस पीपीटी में जो मैंने बनाई है, ज़्यादा टफ इंग्लिश का यूज़ नहीं किया है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। हिंदी में आप इसे समझिए, अपने वर्ड्स में इंग्लिश जैसे आप ट्रांसलेट करना चाहें कर सकते हैं ईजिली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहले आपके चैप्टर से पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसे हम समझते हैं। नॉलेज ऑफ वेरियस मेथड्स एंड अप्रोचेज ऑफ इंग्लिश टीचिंग इज़ क्वाइट यूजफुल फॉर इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स। देखिए, इसके कहने का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज में जो अलग अलग तरीके के मेथड होते हैं, अलग अलग तरीके से जो टीचर्स पढ़ाते हैं, अप्रोच मतलब तरीका लगाते हैं, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होती है टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए भी, ठीक है। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। अ टीचर हु इज़ वेल इक्विप्ड टू skillfully select the methods according to the needs and possibilities can face any challenge related to English language teaching। इसका कहने का मतलब है, जिस टीचर के पास इक्विपमेंट्स हैं, मतलब सामान है, और खुद को भी जानकारी है। स्किलफुल का मतलब होता है कोई भी नए तरीके से, स्किल जैसे क्या विशेषताएं हैं उस टीचर के पास, कैसे टीचर समझा सकता है, क्या क्या सामान यूज़ कर सकता है बच्चों को समझाने के लिए। प्रोजेक्टर होता है, चार्ट होता है, जो आपने पहले सेमेस्टर में पढ़ा होगा चाइल्ड डेवलपमेंट में, कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, उसी की इसमें बात हो रही है। किसी को गेम खिला के समझाना, उसी सब की इसमें बात हो रही है, ठीक है। अगली लाइन हम पढ़ते हैं। इंग्लिश होल्ड्स द प्लेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज इन मोस्ट स्कूल्स इन इंडिया। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमारे हिंदुस्तान में हिंदी ही सबसे ज़्यादा बोली जाती है। हिंदी के बाद जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है इस देश में, वो इंग्लिश ही है, ठीक है। तो चलिए अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से आपका चैप्टर मेन स्टार्ट होता है। आप पेन पेपर ले लीजिए, ज़रूरत लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पीपीटी का और इसे समझिए। हिंदी में आप नोट कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। डॉक्टर माइकल वेस्ट द न्यू मेथड ऑल्सो नोन एज रीडिंग मेथड। आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि डॉक्टर वेस्ट का या डॉक्टर माइकल वेस्ट का मेथड समझाइए। इस मेथड को रीडिंग मेथड भी बोलते हैं। तो कभी क्वेश्चन में रीडिंग मेथड अगर आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। वेस्ट मेथड और रीडिंग मेथड दोनों एक ही बात होती है। चलिए तो पढ़ते हैं कि माइकल वेस्ट जी ने क्या मेथड दिया था। This method was involved by Dr. Michael West to taught English in India for a number of years and was well aware of English language teaching situation in India। जो सर ने अपना मेथड दिया है वो किस लिए दिया था? इंग्लिश को पढ़ाने के लिए इंडिया के अंदर, ठीक है। उन्होंने सालों पढ़ाया था, ठीक है। तो वो जानते थे कि सिचुएशन कैसी है इंग्लिश की इंडिया में। कई लोग समझते हैं, कई लोग नहीं समझते हैं। उसे देखते हुए उन्होंने ये मेथड बताया था, ठीक है। तो उस मेथड में क्या क्या है, तो पहला इसमें दे रखा है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट इंडियन चिल्ड्रन शुड फर्स्ट बी टॉट हाउ टू रीड इंग्लिश। उनके अकॉर्डिंग या उनके मुताबिक उनका ये कहना था कि पहले बच्चों को इंग्लिश पढ़ना सिखाया जाए, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश की रीडिंग लगवाई जाए। चलिए आगे देखते हैं। द वेस्ट मेथड पुट्स एम्फेसिस ऑन 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। जो वेस्ट जी थे उन्होंने 3 एलिमेंट दिए, मतलब 3 चीज़ों में बांटा इसे। पहला है रीडिंग, मतलब पढ़ना, इंग्लिश को पढ़ना। रीडर्स विद सेलेक्टेड वोकेबलरी। वोकेबलरी का मतलब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। वोकेबलरी मतलब जो वर्ड्स होते हैं, जो मीनिंग होते हैं, जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो दूसरा उन्होंने बताया था कि रीडर्स विद सेलेक्टेड वोकेबलरी, मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास एक सेलेक्टेड वोकेबलरी होनी चाहिए, उन्हें मीनिंग का ज्ञान होना चाहिए कि इस मीनिंग का अर्थ क्या है। भाई, जब मुझे यही नहीं पता होगा कि इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो मैं कैसे उस चीज़ को समझ पाऊंगा। तो वही उनका कहना था।
तीसरा पॉइंट है केयरफुल यूज ऑफ मदर टंग। अच्छा, मदर टंग किसे कहते हैं बच्चों? मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा। तो हमारी मदर टंग क्या है? हिंदी ही है। तो उनका कहना यह था कि अपनी मातृभाषा का केयरफुली, सावधानी से, केयरफुल का मतलब सावधान, सावधानी से उपयोग करें या यूज़ करें। कुछ लोग हिंदी भी शुद्ध नहीं बोल पाते हैं, हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी बोल देते हैं, तो जिससे कि कोई परेशानी ना हो उन्हें इंग्लिश बोलने में, ठीक है, तो अपना पहले कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका भी सुधारा जाए, इसलिए उन्होंने बोला कि केयरफुल यूज़ ऑफ मदर टंग, अपनी मातृभाषा का आराम से उपयोग करें। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। दूसरा आपका आता है बाइलिंगुअल मेथड, ठीक है। वेस्ट का मैंने आपको बता ही दिया है, वेस्ट जी ने यही बोला था, मेन 3 चीज़ें, रीडिंग, वोकेबुलरी और तीसरा था मदर टंग यानी मातृभाषा का उपयोग सावधानी से करें। चलिए अब आता है बाइलिंगुअल मेथड। अब आपसे क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये कई बार आ चुका है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया, तो आपको आंसर देना है प्रोफेसर सीजे डॉटसन। प्रोफेसर सीजे डॉटसन ने ही बाइलिंगुअल मेथड दिया था। सीजे डॉटसन हैड इन्वेंटेड दिस मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज इन 1967, ठीक है। ये आपकी काम की चीज़ नहीं है कि कब उन्होंने ये दिया था, एक जानकारी के लिए मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ पहले बाइलिंगुअल मेथड होता क्या है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं अपने गार्डन में टहल रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने इसमें हिंदी बोली है, लेकिन मैंने इसमें एक इंग्लिश का वर्ड बोला है, वो है गार्डन, ठीक है। तो वेस्ट जी ने वही बोला था कि अपने, ठीक है, डॉटसन से पहले जो मैंने आपको वेस्ट पढ़ाया है, ठीक है, तो वेस्ट जी ने यही बोला था कि अपनी मातृभाषा का उपयोग अच्छे से करें, जिससे कि इसमें इंग्लिश आप आराम से अप्लाई कर पाएँ। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपने गार्डन में घूम रहा हूँ, तो उसे ही बाइलिंगुअल मेथड कहते हैं, जिसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को बोल सकें, ठीक है, कंबाइन करके बोल सकें, एक साथ बोल सकें। आपने देखा होगा कि सर हमें बाइलिंगुअल क्लास दीजिए, मतलब एक ही क्लास में कुछ बच्चे इंग्लिश के हैं, कुछ हिंदी के हैं, तो सर क्या करते हैं कि हिंदी में भी समझाते हैं और इंग्लिश में भी समझाते हैं, उसी को बाइलिंगुअल बोलते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इन दिस मेथड टीचर्स यूज द मदर टंग टू अचीव द टारगेट लैंग्वेज, हियर इट इज़ इंग्लिश। तो यहाँ हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने कोष्टक में हियर इट इज़ इंग्लिश लिख दिया है। तो इस लाइन का मतलब है कि टीचर्स जो हैं मदर टंग को यूज़ करते हैं। देखिए वेस्ट का और डॉटसन का लगभग कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक है, मदर टंग को ही इन्होंने प्रायोरिटी दी है, प्राथमिकता दी है। तो मदर टंग का आप यूज़ करें, टीचर ऐसा कहते हैं बच्चों को, जिससे कि वो इंग्लिश को इसमें घुल मिल सके, इंग्लिश इसके साथ, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका हेल्प्स इन गिविंग प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर डिफरेंट स्किल्स, नेमली लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब ये बाइलिंगुअल जो मेथड है उसका उपयोग क्या क्या है, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, इस लाइन में ये समझाया गया है, ठीक है। तो ये हमारी मदद करता है सुनने में, बोलने में, लिखने में, ठीक है, और पढ़ने में। ये इसका लाइन का मतलब है जो इसमें मैंने इंग्लिश में लिखी है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब इसके कुछ आगे और भी बेनिफिट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। द यूज़ ऑफ मदर टंग सेव्स अ लॉट टाइम एंड मेक लर्नर्स ईजियर। अब आप मदर टंग से बोलेंगे, आप कोई चीज़ इंग्लिश में एक बार बोल के रुक सकते हैं, क्योंकि आपको शायद अगला सेंटेंस नहीं पता या मीनिंग नहीं पता, लेकिन आप मातृभाषा में जितना देर चाहे बोल सकते हैं। तो वही इनका कहना है, ठीक है, कि मदर टंग जो आपकी मातृभाषा है बहुत सारा आपका टाइम बचाती है, उसके साथ अगर इंग्लिश को कंबाइन कर दिया जाए, ठीक है, और सीखने में भी आसान होती है। अगला है कॉम्प्लेक्स थिंग्स कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड इन द मदर टंग। कॉम्प्लेक्स थिंग्स का मतलब होता है जो चीज़ थोड़ी कठिन होती हैं या मिला दी जाए, बहुत परेशानी हो जिन्हें पढ़ने में, तो उनको भी बहुत आसानी से समझा जा सकता है अगर हम अपनी मातृभाषा में इंग्लिश को कंबाइन करके बाइलिंगुअल मेथड से पढ़ें, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस पढ़ते हैं हम। सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग। ये एक थॉट है बहुत पुरानी, इसमें डाल दी गई है। अब क्या है इसका मतलब कि यूनिट मतलब इकाई, पढ़ाने की जो इकाई है, ठीक है, वो सेंटेंस ही है। जैसे हम कहते हैं जीवन की इकाई क्या होती है, तो उसे हम कोशिका, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ऐसे ही इसमें बोला गया है, जब तक कोई सेंटेंस, कोई वाक्य नहीं बोलेंगे हम, तो कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वही इसका मतलब है।
देखिए मैं हिंदी में आपको इसे नरेट कर रहा हूँ, हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा रहा हूँ आपको, आप इसे हिंदी में आराम से समझ लीजिए। इंग्लिश में आप अपने वर्ड्स में, बहुत सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं पेपर में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ द बाइलिंगुअल मेथड। जो बाइलिंगुअल मेथड है इसके प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत क्या क्या हैं, इसके सिद्धांत देखते हैं। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स and sentence in foreign language can be made easier by the use of mother tongue। इनके कहने का मतलब है जो फॉरेन लैंग्वेज मतलब बाहर की जो भाषाएं हैं जैसे कि इंग्लिश है, अगर हम उसे अपनी मदर टंग के साथ पढ़ें तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है उसे समझना। ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। चलिए अगला पॉइंट है, देयर इज़ नो नीड टू क्रिएट आर्टिफिशियल सिचुएशन फॉर एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। मतलब कोई भी हमें आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करने की, बनाने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग सिचुएशन जैसे लोग बना देते हैं, उसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है अपनी लैंग्वेज को समझने के लिए। हम अपनी मदर टंग के साथ साथ उसे ऐड करते हुए बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, जैसे मैं बोलूं कि मैं इस बुक से पढ़ता हूं, मतलब इसमें मैंने बुक एक वर्ड इंग्लिश का ऐड कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाइलिंगुअल मेथड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डायरेक्ट मेथड एंड द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, जिसे हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका डायरेक्ट मेथड आ चुका है। ग्रामर मेथड मैंने आपको बता ही चुका हूँ। ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, मैंने बोला कंबाइन किया, आपने मदर टंग को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। ठीक है, और डायरेक्ट मेथड, इसको मिलाकर ही बाइलिंगुअल मेथड बनता है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है बाइलिंगुअल मेथड क्या है, तो आप बोल दीजिए कि डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का कॉम्बिनेशन या जोड़ ही बाइलिंगुअल मेथड होता है। चलिए आगे देखते हैं। द डायरेक्ट मेथड, द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली नोन मेथड। इंग्लिश का जो डायरेक्ट मेथड है वो बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला मेथड है। अगला पॉइंट है, इट enjoyed immense popularity because it overcame the two major defects of the grammar translation method। ये मेथड सारे के सारे मेथड्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, क्योंकि ये ग्रामर का जो ट्रांसलेशन मेथड है ये उसे भी डिफेक्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। इट सब्सटीट्यूटेड लैंग्वेज कॉन्टेक्ट फॉर ग्रामर recitation and language use for translation। In the direct method, there is no inversion of the native language, so the link is like this। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इसमें अपनी कोई भी जो नेटिव लैंग्वेज है, मतलब हमारी जो लैंग्वेज है उसका कोई भी इन्वर्जन नहीं होता है, मतलब उससे इसमें कोई मतलब नहीं होता है। इसमें मैंने एक चार्ट सा बना रखा है, ई उसके बाद एक डैश है, देन सी। यहाँ पे ई फॉर इंग्लिश है और सी फॉर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को हम हिंदी में बोलें तो मुद्दा, कि मतलब ये कह क्या रहा है, इस चीज़ का मतलब क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, अब मैंने आपको बाकी मेथड्स बता दिए, डायरेक्ट मेथड बता दिया, अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी हम पढ़ते हैं। समटाइम्स ऑल्सो नोन एज द क्लासिकल मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं। दिस इज़ अ ट्रेडिशनल टीचिंग टेक्निक दैट वाज यूज्ड टू टीच लैटिन एंड ग्रीक। जो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज होती हैं, भाषाएं होती हैं, उनको पढ़ाने के लिए इस मेथड को लाया गया था, इस तरीके को लाया गया था। ठीक है, इट वॉज पर्टिकुलरली इन वो ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। ये 16वीं सदी में या शताब्दी में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, और फेमस था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द फोकस एट दिस टाइम वाज ऑन द ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्रामर एंड रोट लर्निंग ऑफ वोकेबुलरी। इस टाइम पर जो फोकस है, यानी जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा करते हैं वो है ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट, मतलब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। राम एक अच्छा लड़का है, राम इज़ अ गुड बॉय, इस तरह से। ग्रामर में आपके इंग्लिश के सारे रूल्स, नाउन, प्रोनाउन, ये सब कुछ। आगे आता है वोकेबुलरी।
ठीक है, वर्ड्स, मीनिंग, बच्चों को मीनिंग याद कराए जाते हैं, वो सब कुछ आज की इंग्लिश में, आज के मेथड्स में चलता है। आगे पढ़ते हैं। देयर वॉज नो एम्फेसिस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग comprehension because Latin and Greek were taught more as academic subjects rather than a mean of oral communication। चलिए, ये लैटिन और ग्रीक की बात है, इसका आपके सब्जेक्ट से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, इसको आप स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्लासेस आर टॉट इन अ मदर टंग, इसकी बात कर रहे हैं हम, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की। इसमें क्लास को मदर टंग यानी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है। मच वोकेबलरी इज टॉट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ आइसोलेटेड वर्ड्स, मतलब इसमें क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी मतलब मीनिंग्स या शब्द जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश को, उनको पढ़ाया जाता है आइसोलेटेड फॉर्म में, ठीक है, प्योर फॉर्म में हम इसे पढ़ाते हैं। आगे, लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है बोलने का ढंग इंग्लिश का, आप एक इंग्लिश को कैसे बोल रहे हैं, तो इसमें बहुत कम या फिर बिल्कुल भी नहीं, इसमें बिल्कुल भी या नहीं या बहुत कम ध्यान दिया जाता है प्रोनाउंसिएशन को, बोलने का जो ढंग होता है इंग्लिश का, एक जो फ्रीक्वेंसी होती है, किस तरह से थोड़ी तेज़ आवाज़ हुई, थोड़ा नीचे हुई, या तेज़ बोल दिया या धीरे बोल दिया, उसमें ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसमें मोस्टली सबसे ज़्यादा वर्ड्स पे ध्यान दिया जाता है। आगे पढ़ते हैं। रीडिंग ऑफ डिफ़िकल्ट टेक्स्ट इज़ बिगन अर्ली। इसमें जो कठिन टेक्स्ट होते हैं, मतलब कठिन मीनिंग हो गए, कठिन सेंटेंस हो गया, उनको बहुत जल्दी ही इस मेथड में ले लिया जाता है। शुरुआत इसकी काफ़ी कठिन शब्दों के साथ की जाती है। लॉन्ग एलोबरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ग्रामर आर गिवन। इसमें जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ग्रामर को, वर्ड्स को, सबको एक लॉन्ग मेथड में, एक टफ मेथड में इस मेथड के द्वारा कराया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ऑडियो लिंगुअल टीचिंग मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है, ऑडियो लिंगुअल टीचिंग मेथड क्या होता है। आप इसे हिंदी में भी पढ़ चुके हैं, साइकोलॉजी के चैप्टर्स में पढ़ चुके होंगे, अब हम इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा ना कि बच्चों को हम रेडियो से पढ़ा सकते हैं, कैमरा से पढ़ा सकते हैं, टीवी से पढ़ा सकते हैं, तो वही उस मेथड की इसमें बात हुई है। चलिए पढ़ते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं इसके। दिस अप्रोच टू लर्निंग इज सिमिलर टू द डायरेक्ट मेथड। ये जो डायरेक्ट मेथड मैंने बताया था, ये उसी की तरह, लगभग उससे मिलता जुलता मेथड है। इन दैट द लेसन टेक्स प्लेस एंटायरली इन द टारगेट लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, जो आपका लेसन है, जो आपकी टारगेटेड लैंग्वेज है, जिसको आप पढ़ना चाहते हैं, मतलब यहाँ आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, उसी में इसको लेसन को पढ़ाया जाता है। आगे, प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चरल पैटर्न्स एंड वोकेबुलरी थ्रू ओरल रिपीटिशन एंड मेमोराइजेशन ऑफ स्क्रिप्टेड डायलॉग्स। इसका मतलब है एक प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, ठीक है, चाहे उसे आप कंप्यूटर पे दिखाइए, चाहे आप चार्ट पे दिखाइए, बनाया जाता है, उसे फिर ओरल रिपीटिशन मतलब मौखिक जो आप बोलते हैं उस तरीके से बोला जाता है, चाहे रेडियो से, चाहे टीचर खुद बोलें, ठीक है, उससे बच्चों को याद कराया जाता है। ओरल पैटर्न ड्रिल्स ऑफ की स्ट्रक्चर फ्रॉम डायलॉग्स, रिपीटिशन ड्रिल्स, चेन ड्रिल्स, सब्स्टिट्यूशन ड्रिल्स, ठीक है। इसमें वही बात है जो हम पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, जो बच्चे सुन रहे हैं, उसी के स्ट्रक्चर पे, वो इसका की स्ट्रक्चर होता है। की स्ट्रक्चर मतलब इसका बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा जैसे बोलते हैं। उसमें कुछ डायलॉग्स भी होते हैं, कुछ मीनिंग्स होते हैं, उन्हें रिपीट कर करके ही बच्चों को याद कराया जाता है। इंडक्टिव लर्निंग ऑफ ग्रामर रूल्स बेस्ड ऑन डायलॉग्स, ठीक है। ग्रामर की जो लर्निंग है वो डायलॉग, ठीक है, जो भाषण होते हैं उनके बेसिस पे कराई जाती है, बच्चों को सुनाया जाता है, बच्चों से इंटरेस्ट लेके समझते हैं और नए वर्ड्स को याद करते हैं। यूज़ ऑफ टेप्स, विजुअल एड्स एंड अल्टीमेटली लैंग्वेज लैब्स, ठीक है। इसमें क्या क्या यूज़ हो सकता है, टेप रिकॉर्डर आपने सुनाई होगा, विजुअल एड्स, ठीक है, विजुअल मतलब जो ऐड हमें दिखते हैं, सुनाई देते हैं, ठीक है, उन एड्स का उपयोग करते हैं। और लैंग्वेज लैब्स, काफ़ी बड़ी बड़ी जगह पे लैंग्वेज लैब्स भी होती हैं जहाँ पे मशीनें बोलती हैं और बच्चे वहाँ से समझते हैं कि ये मशीन क्या बोल रही है। कुछ छोटे बच्चों को ABCD सिखाई जाती है, उससे थोड़े बच्चे जो 4th-5वीं क्लास में आ जाते हैं उनको मीनिंग सिखाए जाते हैं, और जूनियर वाले बच्चों को सेंटेंस सिखाए जाते हैं इसी मेथड से। रीडिंग एंड रिटन
वर्क बेस्ड ऑन अर्लियर ओरल वर्क समटाइम्स गिवन एज होमवर्क। इसमें क्या होता है, रीडिंग का मतलब पढ़ने का और लिखने का जो ओरल काम होता है, ठीक है, बच्चों को एक पेपर दे दिया जाता है कि आप इसे घर से पढ़ेंगे, वो घर जाएगा और उस पढ़ेगा जो लिखा हुआ है, ठीक है। और लिखने का भी आप सुने और लिखें, बच्चों को ऐसा होमवर्क दिया जाता है इस मेथड के अंदर, ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंदर, ठीक है। देखिए मैंने इसमें चार्ट प्रोवाइड कराया है, आप देख सकते हैं। टीचर यहाँ पे, शिक्षिका जो हैं बीच में खड़ी हैं और बच्चे एक सर्कल बना के बैठे हुए हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, टारगेट लैंग्वेज स्लैश सम मदर टंग, मतलब अब इसमें टीचर क्या कर रही हैं, इंग्लिश की जैसे क्लास करा रही हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये टारगेट लैंग्वेज मतलब इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा इंग्लिश बोल रही हैं और साथ में मदर टंग मतलब हिंदी में बता के भी समझा रही हैं। जैसे मैम ने बता दिया गुड, गुड का मतलब अच्छा, ठीक है। कुछ सेंटेंस मिक्स करके बच्चों को यहाँ मैम सिखा रही हैं। टीचर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, ये वही बात है यहाँ पे टीचर सेंटर्ड, ठीक है। मतलब टीचर इस पे ही फोकस सारा रहता है बच्चों का, यहाँ पे टीचर ओरली समझाती हैं, बोलती हैं और बच्चे उस बात को समझते हैं। मैकेनिकल हैबिट फॉर्मेशन एक्टिविटीज़ विद लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर मिस्टेक्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैकेनिकल ढांचे बनाए जाते हैं, जैसे कि चार्ट हो गया और भी इक्विपमेंट्स जो मैंने आपको बता दिए हैं वो यूज़ किए जाते हैं। थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मतलब कुछ उपयोग के लिए कुछ साधन मिल जाए जिससे कि बच्चे समझ सकें। इमीडिएट रेनफोर्समेंट ऑफ करेक्ट रेस्पॉन्सेज, जैसा कि कुछ बच्चे पढ़ते हैं और कुछ रेस्पॉन्स देते हैं, उसका तुरंत मैम आंसर दें, या जहां बच्चे गलती कर रहे हैं मैम उसे टोकें, समझाएं, वही इस लाइन का मतलब है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैम समझा रही हैं, पीछे एक टेप रिकॉर्डर भी रखा हुआ है। ये टेप रिकॉर्डर कुछ बोल रहा है, जैसे ABCD बोल रहा है और मैम समझा रही हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, ठीक है। तो यही आपका ऑडियो लिंगुअल टीचिंग मेथड होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप हिंदी में से समझिए, इंग्लिश में अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर लैंग्वेज गेम्स, मतलब लैंग्वेज गेम्स क्या होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, चलिए समझते हैं। टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज इजीली सम गेम्स आर प्रोवाइडेड विच आर नोन एज लैंग्वेज गेम्स, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसको मैं हिंदी में समझाता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए, बहुत आसानी से समझने के लिए कुछ खेलों का आयोजन किया जाता है, कुछ खेल बनाए जाते हैं जिन्हें हम लैंग्वेज गेम्स कहते हैं, भाषा के खेल कहते हैं। इसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं। स्टडी विद बुक्स इन द स्कूल मेक चिल्ड्रन वेरी ऑसम एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर सम स्टूडेंट टू अडेप्ट। यहाँ ऑसम नहीं है, यहाँ बोरसम है, ठीक है। बोरसम का मतलब होता है बच्चे बोर हो जाते हैं। फॉर सम स्टूडेंट टू अडेप्ट दैट लैंग्वेज और नॉलेज, सो इट मेक ईजियर दिस लैंग्वेज गेम्स वर इंट्रोड्यूस। चलिए, इसका मतलब है कि किताबों से बच्चे अक्सर करके बोर हो जाते हैं, बहुत पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हैं, तो जिससे कि वो आगे पढ़ नहीं पाते, उनका मन नहीं लगता पढ़ाई में। तो इसी का एक उपाय निकालने के लिए टीचर्स ने कुछ गेम्स बताए हैं, कुछ गेम्स बनाए हैं, जिससे कि बच्चे बहुत आसानी से इंग्लिश को समझ सकें और बहुत मन लगा के आगे अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। चलिए, ये इसके बेनिफिट्स में आएगा। अगर आपसे क्वेश्चन इसका बेनिफिट पूछ लिया जाए तो बेनिफिट में आपको यही इसका आंसर लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। टीचर शुड प्लान दीज लैंग्वेज गेम्स टू मेक लर्निंग इंग्लिश ईजियर। टीचर को ये जो खेल हैं इनका आयोजन करना चाहिए जिससे कि बच्चों को इंग्लिश बहुत आसानी से समझ आ सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम्स। जो लैंग्वेज गेम्स हैं, भाषा के जो खेल हैं, उनके क्या क्या विशेषताएं हैं या उनके क्या क्या इम्पोर्टेंस है। चलिए, लैंग्वेज गेम्स मेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वेरी इजीली, ये आपको बता चुका हूँ मैं। इंग्लिश भाषा के जो खेल होते हैं वो भाषा को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी बना देते हैं और बहुत ज़्यादा ही बच्चे इंटरेस्ट लेके इसे समझते हैं।
स्टूडेंट कैन लर्न न्यू वर्ड्स वाइल प्लेइंग, बच्चे खेल खेल में ही नए वर्ड्स सीख जाते हैं। स्टूडेंट टेक मोर इंटरेस्ट इन स्टडीज बाय दिस टाइप ऑफ गेम्स, जब ऐसे खेल क्लास में कराए जाते हैं तो बच्चे इसी से और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, मतलब उनकी रुचि और ज़्यादा बढ़ जाती है इंग्लिश पढ़ने में इन खेलों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम। इट इंक्रीजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ अ स्टूडेंट टू लर्न न्यू वर्ड्स, ये बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है नए शब्दों को याद करने के लिए। कॉन्फिडेंस का मतलब आप जानते ही होंगे। आगे हम देखते हैं। इन दिस गेम स्क्वायर शेप बॉक्सेस विद अल्फ़ाबेट्स आर ड्रॉन ऑन ग्राउंड एंड चिल्ड्रंस हैव टू जंप ऑन पर्टिकुलर बॉक्स, मेक अ मीनिंग बाय जंपिंग ऑन अल्फ़ाबेट्स। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ऐसे एक स्क्वायर बॉक्स बना देते हैं और बच्चों को बोला जाता है कि बेटा आप इस पे कूदो, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चा, जैसे यहाँ पे वर्ड है, छोटे छोटे वर्ड पड़े हुए हैं, सपोज़ यहाँ पे ये एक्स ना हो के वाई होता तो बच्चा पहले टी पे कूदता, उसके बाद आर पे कूदता और फिर वाई पे एक जंप लगाता, तो ये बन गया TRY, ट्राई, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चे खेल खेल में नए वर्ड्स बना लेते हैं। टीचर बोलता है कि बच्चे क्राई की स्पेलिंग बताओ, तो बच्चा जंप करके वहाँ क्राई की स्पेलिंग बता सकता है या ट्राई की स्पेलिंग बता सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अनदर गेम इज पजल ऑफ अल्फ़ाबेट्स। In this game, a puzzle of alphabet is given to the children and they have to make a meaning by adding those puzzles. Student of junior classes make sentences by using word puzzle. This game should not exceed half hour. चलिए इसे हिंदी में समझते हैं। बच्चों को एक छोटी छोटी, जैसे आप लूडो खेलते हैं तो वहाँ डाइस होता है ना जिस पे 1 2 3 4 लिखा होता है, ऐसे ही बच्चों को एक पजल दिया जाता है जिस पे ABCD लिखा होता है। तो बच्चे उस पजल को जोड़ जोड़ कर एक वर्ड बना देते हैं अपनी उंगलियों से एक लाइन में, ठीक है। वो छोटे बच्चों के लिए होता है और बड़े बच्चों के लिए ऐसे ही बड़े बॉक्सेस पे वर्ड लिखे रहते हैं, कहीं पे इज लिखा है, कहीं पे राम लिखा है, अ गुड एंड बॉय। तो बच्चे उन सबको ढूंढ ढूंढ के मिला के एक सेंटेंस बना देते हैं, जो जूनियर क्लासेस के बच्चे होते हैं, 6th 7th 8th वाले। अच्छा, इस खेल की एक शर्त भी है कि इस खेल को आधे घंटे से ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। रिवीजन गेम। अब ये आता है आपका नया गेम, रिवीजन गेम। प्रिपेयर सम नंबर ऑफ कार्ड्स एंड हैंग देम इन क्लासरूम। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है रिवीजन गेम क्या होता है, तो उसी का ये आंसर है। मैं पूरी थ्योरी आपको समझा रहा हूँ, आप इससे आराम से आंसर लिख सकते हैं। इंग्लिश में बहुत प्यार से आपको इस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ। प्रिपेयर सम नंबर ऑफ कार्ड्स एंड हैंग देम इन क्लासरूम। कुछ कार्ड लीजिए, जैसे पत्ते होते हैं ताश के, ऐसे ही खाली पत्ते लीजिए और उनको क्लासरूम में टांग दीजिए, ठीक है। ऑन ईच कार्ड सम टास्क इज रिटन। हर जो कार्ड है उसके ऊपर एक टास्क लिखा जाता है। टास्क का मतलब जो बच्चों को करना है, बच्चों के लिए एक आदेश लिखा जाता है। स्टूडेंट हैव टू चूज अ कार्ड एंड ही हैव टू कंप्लीट दैट टास्क। बच्चों को उन कार्ड में से एक बच्चा एक कार्ड उठाएगा और उस पर जो भी करने के लिए लिखा होगा बच्चे उसे करेंगे। उस पर क्या क्या हो सकता है आगे देखते हैं। स्पेलिंग चेकिंग, सेंटेंस ट्रांसलेशन एट्सेट्रा। मतलब उस पर सर ने एक स्पेलिंग लिख दी और वो स्पेलिंग गलत लिखेंगे, तो बच्चों से पूछेंगे कि बेटा ये स्पेलिंग सही है या गलत, तो बच्चे बताएंगे ये सही है या गलत है। अगर गलत है तो इसका सही स्पेलिंग क्या होगी। और क्या हो सकता है इसमें। सेंटेंस ट्रांसलेशन, मतलब सर ने हिंदी में कुछ सेंटेंस लिख दिया और बच्चे से बोलेंगे कि अच्छा बेटा आपने जो कार्ड चूज़ किया है इसका आप मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके बताओ, इंग्लिश में इसका मीनिंग बताओ। चलिए आगे देखते हैं। टीचर शुड गिव 30 मिनट टाइम टू स्टूडेंट सो दैट दे कैन कंप्लीट द टास्क ईजिली। टीचर को कम से कम 30 मिनट का टाइम बच्चों को देना चाहिए, जिससे कि वो इस टास्क को, इस आदेश को आराम से पूरा कर सकें। दिस इज़ मोस्ट इफेक्टिव गेम टू डेवलप। ये जो गेम है, डेवलप इंटरेस्ट इन स्टूडेंट, ठीक है। ये जो गेम है बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, मतलब उनकी रुचि डेवलप करने के लिए इंग्लिश पढ़ने में बहुत मदद करता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन गेम, अगला गेम आता है क्वेश्चन गेम। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज क्वेश्चन गेम। चलिए इसे समझते हैं। इन दिस गेम टीचर डिवाइड्स स्टूडेंट इनटू 2 ग्रुप एंड ही आस्क क्वेश्चन इन क्लास
इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं क्लास के, टीचर आधे बच्चों को एक जगह बिठा देते हैं और आधे बच्चे को एक जगह बिठा देते हैं, ठीक है। और फिर इन क्लास स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच ग्रुप आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा, तो अब उन्हें अलग अलग बिठा दिया गया। अब टीचर बीच में खड़े होकर एक क्वेश्चन पूछते हैं। अब दोनों ग्रुप में से जिस ग्रुप के बच्चों को आंसर आता होगा वो हाथ खड़े करते हैं और आंसर देते हैं। ऐसे ही विच ग्रुप गिव्स मोर आंसर्स राइट डिक्लेयर विनर, डिक्लेयर्ड विनर। देखिए इसमें क्या होता है, बच्चों ने जवाब दिए, जिस ग्रुप में जितने ज़्यादा सही जवाब दिए जाएंगे उसी ग्रुप को विजेता घोषित कर दिया जाता है। ये इस खेल का नियम होता है। चलिए बच्चों, आपका ये पहला चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। जितने भी रूल्स थे, बाइलिंगुअल मेथड हो गया, ग्रामर मेथड हो गया, क्वेश्चन गेम हो गया, सारे के सारे जो थ्योरी है मैंने आपको इंग्लिश में समझा दी है। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने नंबर दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उन दोनों के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आगे इसकी और भी क्लासेस जल्द से जल्द मैं डालना की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिससे कि आपको आने वाली सभी क्लासेस मिल सकें। इसके बाद हम साइंस की क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं, जीके की भी क्लासेस शुरू करने वाले हैं और बहुत जल्द मैं कंप्यूटर की क्लासेस भी अपलोड करने वाला हूँ। आई होप क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कैसी आपको क्लास लगी। कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच। इफ दिस सेशन वाज हेल्पफुल टू यू, लाइक, comment, share and subscribe. Press the bell icon and you can follow me on the links given below.